देखो, आज के सेशन में मैं दिसंबर 2014 से लेकर के दिसंबर 2017 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस पार्ट सी से हैं, यूनिट 3 के। ये मैं दिसंबर 2014 के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। ए जीन प्रोड्यूसिंग रेड पिगमेंट was placed near centromeres of Fijian yeast and budding yeast, इन दोनों में फर्क है, and thus subjected to position effect variegation and produce white colonies. A screen for mutant that increased the rate pigment production was undertaken. Which of the following genes, when mutated, is likely to produce this genotype? देखो, अगर मैं किसी भी क्रोमेटिन को अगर कंसीडर करता हूँ, चाहे वो क्रोमेटिन फर्स्ट हो या क्रोमेटिन का नेचर सेकेंड हो, जब आप सेंट्रोमेरिक रीजन को कंसीडर करते हो तो सेंट्रोमेरिक रीजन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज ये सेंट्रोमेरिक रीजन है और ये सेंट्रोमेरिक रीजन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हेट्रोक्रोमेटिन में भी टू कैटेगरीज आप शो करते हो, वन इज द कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड सेकंड इज द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो मैं यहाँ कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ क्रोमेटिन क्लोज्ड स्टेट में होता है। क्लोज्ड स्टेट का मतलब है कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन होगा। तो नॉर्मली जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन होता है वहाँ कोई प्रोटीन कोडिंग जीन्स नहीं होते, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्लोज्ड क्रोमेटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ डीएनए का नेचर हाईली मिथाइलेटेड आप शो करते हो, मिथाइलेटेड कंडीशन शो करते हो। और हिस्टोन यहाँ लेस एसिटाइलेटेड या अनएसिटाइलेटेड कंडीशन शो करता है। हालांकि हिस्टोन के केस में अदर केमिकल मॉडिफिकेशंस को भी आप कंसीडर करते हो, तो मैं यहाँ जस्ट एक इंपॉर्टेंट केमिकल मॉडिफिकेशन को कंसीडर किया हूँ, दैट इज द एसिटाइलेशन। और यहाँ आप या तो मेंशन करते हो हाइपो एसिटाइलेटेड कंडीशन या अनएसिटाइलेटेड कंडीशन। तो ये इन कंडीशन जो है आप कम शो करते हो और ये कंडीशन डीएनए के रिस्पेक्ट में आप हायर शो करते हो। अगर मैं रेड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन को कंसीडर कर रहा हूँ तो सपोज रेड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ मैं शो कर रहा हूँ और इस जीन के जिस अल्टरनेटिव फॉर्म को मैं शो कर रहा हूँ, सपोज दिस इज द आर, और इनके कारण रेड कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेड कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट रेड कलर डेवलप करेगा। और ऑब्वियसली मैं इसे यू क्रोमेटिन रीजन में शो कर रहा हूँ और यू क्रोमेटिन रीजन में प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन को शो करेगा और यहाँ क्रोमेटिन का नेचर ओपन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस जीन के लोकेशन को चेंज किया गया। अब इसके लोकेशन को चेंज किया गया, इसको नियर द सेंटोमियर इसको शिफ्ट किया गया। तो इसका मतलब है कि जीन का पोजीशन चेंज हुआ और जीन के पोजीशन के चेंज होने के कारण अगर जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता है तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो पोजीशन इफेक्ट के तौर पर। तो यहाँ बेसिकली पोजीशन इफेक्ट वाले कंडीशंस को आप कंसीडर कर रहे हो क्योंकि जीन के पोजीशन के चेंज होने के कारण इनका एक्सप्रेशन चेंज होगा। अब अगर मैं इस रेड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन को सेंट्रोमियर के पास अगर प्लेस किया तो इस कंडीशन में ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशंस में कन्वर्ट होगा। और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये रेड कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और रेड कलर प्रोड्यूस नहीं करने का मतलब है कि यहाँ जो कलर डेवलप होगा वो व्हाइट डेवलप होगा। तो मैं अगर आर को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर अगर कंसिडर करता हूँ, यानी यू क्रोमेटिन वाले रीजन में अगर शो कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में रेड कलर डेवलप हो रहा है। बट इसी आर को अगर मैं सेंटोमेरिक रीजन के पास अगर प्लेस कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में व्हाइट कलर डेवलप हो रहा है। तो व्हाइट कलर क्यों डेवलप हो रहा है? क्या जीन में कोई म्यूटेशन हो गया? नहीं, जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुई। सिर्फ जीन के पोजीशन को चेंज करने के कारण वो यू क्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में शिफ्ट कर गया। और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में क्योंकि क्लोज्ड क्रोमेटिन वाले कंडीशंस होते हैं, हाईली मिथाइलेटेड डीएनए होता है, लेस एसिटाइलेटेड हिस्टोन होता है, तो इसलिए ये जीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशंस की जगह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन में चेंज हो जाता है और उसके कारण कलर अब यहाँ डेवलप हो रहा है व्हाइट। तो जीन के पोजीशन चेंज होने के कारण चूंकि उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, इसलिए आप यहाँ टर्मिनोलॉजी अप्लाई करते हो पोजीशन इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उसी पर्टिकुलर कॉलोनी से एक ऐसे म्यूटेंट को स्क्रीन किया गया जहां रेड पिगमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मान लो कि रेड पिगमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं किसी जीन को सेंटोमेरिक रीजन में शिफ्ट किया हूँ तब तो यहाँ क्लोज्ड क्रोमेटिन वाले कंडीशन होने के कारण एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। बट क्लोज्ड क्रोमेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो क्लोज्ड क्रोमेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर जो है ना कंडीशन में हिस्टोन प्रोटीन का एसिटाइलेशन। अगर लेस एसिटाइलेटेड कंडीशन है तो उनके कारण यहाँ क्लोज्ड क्रोमेटिन वाले कंडीशन है।
नॉट सपोज कि अगर मैं एक ऐसी जीन को कंसिडर करता हूँ जो डीएसिटाइलेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस जीन को अगर मैं म्यूटेट कर देता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन परफॉर्म नहीं होगा। और अगर हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हिस्टोन हाईली एसिटाइलेटेड कंडीशन में होंगे, और हाईली एसिटाइलेटेड कंडीशन का मतलब है कि वो अपने आप को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन में रखेगा। तो अगर इस रेट पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाले जीन को अगर मैं सेंटोमेरिक रीजन में प्लेस भी करता हूँ, बट मैं डीएसिटाइलेज जो हिस्टोन के डीएसिटाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं उस पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट कर देता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन नहीं होगा। डीएसिटाइलेशन नहीं होने का मतलब ये है कि इसी पर्टिकुलर रीजन में भी जो हिस्टोन प्रेजेंट होंगे वो हाईली एसिटाइलेटेड होगा, और हाईली एसिटाइलेटेड कंडीशंस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन को डेवलप करेगा। तो अगर आप जीन यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में भी अगर शिफ्ट कर रहे हो, तब भी जीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन को डेवलप करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो म्यूटेंट कंडीशंस डेवलप हुआ, जिनके कारण अगेन रेड पिगमेंट का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया, ये कब पॉसिबल हो पाया होगा, तो जब म्यूटेशन कहाँ हुआ होगा, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन के प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वहां हुआ होगा। तो आंसर शुड बी द हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। सर तो इसको हिस्टोन मॉडिफिकेशन कह सकते हैं ना? ऑब्वियसली हिस्टोन का जो डीएसिटाइलेशन है उसे हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन के तौर पे ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो एसिटाइलेशन हो डीएसिटाइलेशन हो, आप हिस्टोन के मॉडिफिकेशन को तो कंसीडर करते हैं। यस सर। तो देखो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट पूछा गया। अब एक और इन्फॉर्मेशन देखो कि यहाँ बडिंग ईस्ट को कंसीडर नहीं किया गया, फिजन ईस्ट को कंसीडर किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से डिजाइंड है। फिजन ईस्ट के केस में आपको मालूम है कि रीजनल सेंटोमियर होता है, लेकिन अगर बडिंग ईस्ट होता तो वहां पॉइंट सेंटोमियर होता है, और पॉइंट सेंटोमियर के केस में आप हेटेरोक्रोमेटिन वाले कंडीशन नहीं शो करते हो, आप रीजनल सेंटोमियर के केस में हेटेरोक्रोमेटिन वाले कंडीशन को शो करते हो। इसीलिए यहाँ फ्यूजन ईस्ट को जो है मेंशन किया गया। अच्छा, पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन टर्म क्यों यूज किया गया? पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन इसलिए टर्म यूज किया गया कि सपोज करो कि मैं ये 4 सेल को शो कर रहा हूँ, और जिस जीन के कारण रेड पिगमेंट बन रहा है उस जीन का लोकेशन यूक्रोमेटिन रीजन में है। नाउ किसी भी कारणों से मान लो कि किसी एक सेल में इनका पोजीशन चेंज हो गया, अब ये यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में चला गया। तो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में अगर चला गया तो उनके कारण उनमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ, बट वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया। तो मैं यहाँ आर को आर ही शो कर रहा हूँ, बट ये इनएक्टिव कंडीशन में शो कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेल में कलर कैसा डेवलप होगा, व्हाइट, और बाकी सेल में कलर कैसा डेवलप होगा, रेड। तो रेड एंड व्हाइट के पैचेज हुए ना, तो रेड एंड व्हाइट के पैचेज हैं, तो आप इसको क्या कहते हो, वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्यों डेवलप हुआ, तो एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ जीन, इसीलिए इसको कहा गया पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन। तो जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है ये बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया है, इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज किया गया है उसको बहुत मेटिकुलसली जो है यहाँ मेंशन किया गया है। और ये भी ध्यान में रखें कि जो फिजन ईस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में 4 सेल्स को अगर शो कर रहा हूँ, तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को फिजन ईस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। फिजन ईस्ट में आप ये मान के चलोगे कि यहाँ 4 सेल्स हैं और ये सेपरेट सेल्स, और यहाँ पोजीशन इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पोजीशन इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पोजीशन इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पोजीशन इफेक्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब कॉलोनीज बनेगी, तो इनके द्वारा जो कॉलोनीज बनेगी वो सब रेट शो करेगा, इनके द्वारा कॉलोनीज रेट शो करेगा, इनके द्वारा कॉलोनीज रेट शो करेगा, बट इनके द्वारा कॉलोनीज क्या शो करेगा, व्हाइट। तो पैचेज ऑफ व्हाइट एंड रेड कॉलोनीज हो गई। आप इसके लिए भी टर्म यूज कर सकते हो, पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन से। प्यूरोमाइसिन, ये मैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि इट इज एन एंटीबायोटिक इन विच द प्रोटीन सिंथेसिस गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द एंटीबायोटिक। इट एंटर्स द ई साइट। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, और मैंने मेंशन किया था कि प्यूरोमाइसिन की एंट्री कहाँ होती है, ए साइट पे होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को फर्दर रीड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इट इंटर्स द ई साइट ऑफ द राइबोसोम वेयर इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ डीएसिटाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, द करेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये रॉन्ग है, मूव करते हैं। इट ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू ट्रांसलोकेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जी। गलत। यस सर। ये इलोंगेशन फैक्टर जी के साथ में कोई बाइंडिंग नहीं शो करता। प्यूरोमाइसिन रिजेंबल्स द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। देखो
ये इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए के साथ रिजेम्बलेंस नहीं शो करता है, इलोंगेटिंग ट्रांसफर आरएनए के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, क्योंकि इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए तो पी साइट पे इंटर करता है और प्यूरोमाइसिन की एंट्री आप ए साइट में शो करते हो, और ए साइट में कौन सा ट्रांसफर आरएनए इंटर करता है, तो इलोंगेटिंग। और इलोंगेटिंग ट्रांसफर आरएनए अगर होगा तो वहां आप इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए और फॉर्मेलिटेड मिथ्योनिन वाले कंडीशन तो आप नहीं शो करोगे। और एक चीज और भी ध्यान में रखना कि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इंटर कहाँ करता है, तो पी साइट में, जबकि प्यूरोमाइसिन की एंट्री कहाँ होती है, ए साइट में। तो मुझे बताओ ये 3 करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। It resembles the amino acyl transfer RNA and binds to A site of the ribosome. It resembles the, क्या complete amino acyl transfer RNA के साथ resemblance शो करता है या 3 प्राइम एंड ऑफ द amino acyl transfer RNA से resemblance शो करता है? 3 प्राइम। हालांकि यहाँ 3 प्राइम एंड ऑफ द amino acyl transfer RNA नहीं भी मेंशन है, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आप इसको करेक्ट मानोगे। दूसरा दिया हुआ है प्यूरोमाइसिन इनहिबिट्स ओनली प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, गलत है। मैंने ये बात बार बार मेंशन किया था कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। प्यूरोमाइसिन इनहिबिट्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, ये करेक्ट है। ट्रू। अब आप रिकॉल करो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, क्या उस इंफॉर्मेशन से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है? यस सर। यस सर। Total RNA was isolated separately from cytosol and nucleus of human cell growing in cell culture. Each sample was mixed with purified denatured fragment. मैं ऐसा करता हूँ कि सेंटेंस के आधार पर यहाँ इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करता हूँ। कोई यूकैरियोटिक सेल है और ह्यूमन सेल को यहाँ कंसीडर किया गया है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोसॉल, और न्यूक्लियस और साइटोसॉल दोनों से आरएनए को कलेक्ट किया गया। और ऐसा है कि यहाँ मेंशन किया गया, इस सैंपल वाज मिक्स्ड विथ ए प्यूरिफाइड डीनेचुर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए करस्पॉन्डिंग टू लार्ज इंट्रॉन ऑफ ए हाउसकीपिंग जीन। तो मैं सारे जीन्स की बात नहीं करके सिर्फ हाउसकीपिंग जीन की बात करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर ह्यूमन सेल के हाउसकीपिंग जीन को के द्वारा जो आरएनए बना है, उस आरएनए को अगर मैं न्यूक्लियस में अगर शो करता हूँ तो न्यूक्लियर आरएनए के तौर पर, और अगर साइटोसॉल में है तो साइटोसोलिक आरएनए के तौर पर शो करता हूँ। ये दोनों आरएनए जो मैं शो कर रहा हूँ न्यूक्लियस में और साइटोसॉल में, ये हाउसकीपिंग जीन का ही प्रोडक्ट है। बट अगर न्यूक्लियर आरएनए अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ विथ इंट्रॉन वाले कंडीशंस होंगे। यस सर। विथ इंट्रॉन। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई हो या प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर प्रोसेसिंग कंप्लीट है तो विदाउट इंट्रॉन होगा, लेकिन अगर प्रोसेसिंग अगर कंटिन्यूड है तो विथ इंट्रॉन होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि अभी यहाँ प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, विथ इंट्रॉन, लेकिन साइटोसोलिक आरएनए जो है वो तो विदाउट इंट्रॉन होगा। यस सर। अब ऐसे कंडीशंस में एक विथ इंट्रॉन है और दूसरा विदाउट इंट्रॉन है। अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, each sample was mixed with a purified denatured fragment of DNA corresponding to the large intron of housekeeping gene। जो हाउसकीपिंग जीन है, ऑब्वियसली जीन है तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उस जीन का जो लार्ज इंट्रॉन है, उस लार्ज इंट्रॉन को जो है आइसोलेट किया गया। और वो लार्ज इंट्रॉन को अगर आइसोलेट किया गया है तो वो तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि आप हाउसकीपिंग जीन को कंसिडर करते हो तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड को आपको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप उसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मान लो कि सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, और उसके बाद आप इन दोनों से उनको जो है हाइब्रिडाइज करवा रहे हो। तो मुझे बताओ किससे हाइब्रिडाइज करेगा? क्या ये जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए है इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? नो सर। नो सर। क्या न्यूक्लियर आरएनए के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? यस सर। और ये मैं सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए शो कर रहा हूँ, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसका है? लार्ज इंट्रॉन का है। और Yes. ये लार्ज इंट्रॉन को हमने आइसोलेट किससे किया? तो हाउसकीपिंग जीन से। और हाउसकीपिंग जीन से अगर मैं लार्ज इंट्रॉन को अगर आइसोलेट किया तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। पहले आपने उसको डीनेचर किया, फिर उसके बाद रीनेचुरेशन के लिए अलाउ किया। अब आप ऑप्शंस को रीड करो और आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या होना चाहिए। RNA isolated from nuclei will form RNA DNA duplex because of the presence of intron in the primary RNA। सही है? Yes sir, correct. Yes sir. Cytosolic RNA usually will not form RNA DNA duplex। सही है? Yes sir. Yes sir. क्योंकि आप DNA कौन से पोर्शंस के कलेक्ट किए हो?
जो इंट्रॉन है उनके डीएनए को आपने सेलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जो है ना सीक्वेंस के साथ जो है ना पेयरिंग तो नहीं होगी साइटोसोल में, तो क्यू भी सही है। बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर आरएनए विल नॉट फॉर्म, ये गलत है। यस सर गलत। साइटोसोलिक आरएनए विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी हम लोग इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उस स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करते। आप बेटर है कि ऐसे जो कंडीशंस में इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करो, और उससे क्या होगा कि आंसर को फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हाउस कीपिंग जीन को लिया, उनके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को जो लार्ज इंट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हमने जो है आइसोलेट किया, उसके बाद इनके साथ उसको हाइब्रिडाइज करवाया, तो क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना आसान हो गया। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पार्ट सी में। द जीनोम ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल कंटेन्स मेनी पोटेंशियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सही है? मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशंस आप शो करते हो, मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शो करते हो, यस सर। तो इस स्टेटमेंट में तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यस। ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब अर्ली डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट डिवाइड करता है, यस सर, और जो Yes, sir. जाइगोट का डिवीजन होता है उसे आप क्या कहते हो? क्लीवेज। यस सर, क्लीवेज इज ए प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यस सर। यस सर, Yes, यस sir. सर, वो एक तो एक माइटोसिस का ही प्रोसेस है, यस सर, और माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसी को आप अर्ली डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेज टर्म शो करते हो। और यहाँ डिवीजन का प्रोसेस काफी फास्ट होता है, तो अगर डिवीजन का प्रोसेस अगर फास्ट है तो G1 फेज का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, S फेज का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, G2 फेज का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और M फेज का ड्यूरेशन तो ऑलरेडी कम होता है, तो उसमें फर्दर ड्यूरेशन कम होने के चांसेस नहीं है, बट G1 फेज, S फेज, G2 फेज का ड्यूरेशन कम होगा। अब अगर मान लो कि एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और क्लीवेज के दौरान नहीं, नॉर्मल कंडीशंस के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सपोज ये सेंट्रोमेरिक रीजन है, तो यहाँ भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है और यहाँ भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, क्योंकि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो हुआ क्या कि एस फेज का ड्यूरेशन जो है ना काफी लंबा है, तो पता चला कि जब सेल एस फेज में इंटर किया तो कुछ लोकेशंस पर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो गया, जैसे यहाँ इनिशिएट हो गया, यहाँ इनिशिएट हो गया, यहाँ इनिशिएट हो गया, और एस फेज के कुछ ड्यूरेशंस के कंप्लीट होने के बाद पता चला कि यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट हुआ, यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्योंकि एस फेज का ड्यूरेशन लंबा है, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक साथ जो है स्टार्ट हो सकता है कि यूक्रोमेटिन रीजन में रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो, बट हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में रेप्लिकेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो। लेकिन अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर डीएनए में रेप्लिकेशन के प्रोसेस को बहुत कम समय के अंदर ही कंप्लीट करना है, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी? जितने भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मोर और लेस सेम टाइम में ही फायर करेगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। तो अगर सेम टाइम में फायर करेगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, तो यहाँ रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम समय में कंप्लीट होगा। अब आप ऑप्शन चेक करो, इसमें लिखा है ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, यानी ड्यूरिंग द क्लीवेज, व्हेन एम्ब्रियो आर गोइंग रैपिड सेल डिवीजन, ओरिजिन साइट आर यूनिफॉर्मली एक्टिवेटेड। सही है? ऐसा तो नहीं है कि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन का बाद में होगा और यूक्रोमेटिन रीजन का पहले होगा, ऐसा नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट, तो क्यू भी स्टेटमेंट सही है। पल्स चेज टेक्निक इज यूज्ड टू लेबल साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, अगर मान लो कि डीएनए को लेबल्ड करना है और अगर आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड के इनकॉर्पोरेशंस के आधार पर आप रेडियो लेबल्ड कंडीशन डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग पल्स चेज टेक्निक को यूज करते हैं, और उसके आधार पर हम इस बात को फाइंड आउट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर साइट जो है लेबल्ड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल में शो कर रहा हूँ और आपको मालूम है कि यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, बट आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही स्टार्ट नहीं होता है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करो, इसे एक ऐसे जो है मीडियम में रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए अलाउ करो जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट। तो आप कुछ समय के लिए इसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में आप रेप्लिकेशन के लिए अलाउ करो। सपोज करो कि आपने 1 मिनट के लिए
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में रेप्लिकेशन के लिए अलाउ किया। उसके बाद उसको आपने वहां से निकाल करके एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड नहीं। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जब इनकॉर्पोरेट हुआ होगा तो उसी 1 मिनट के दौरान इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, और वो इनकॉर्पोरेशन जब हुआ होगा तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हुआ होगा। तो जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज चेक करोगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मान लो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर यहाँ आपको जो है डार्क जो है कंडीशंस मिलेगा। तो आप इस बात को चेक कर सकते हो कि इस पूरे डीएनए में सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शंस में बिगिनिंग में रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट हुआ। तो ये टेक्निक क्या कहलाता है? पल्स चेंज टेक्निक। तो साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। द रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए चेन ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन वेरीज ड्रास्टिकली। द रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए चेन, ऐसा तो नहीं है कि रेट ऑफ इलोंगेशन जो है डिफरेंट डीएनए चेन के केस में बहुत ज्यादा वेरी करता है, ऐसा आपने नोटिस तो नहीं किया होगा? No, sir. क्योंकि अगर मान लो कि मैं यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करूं और यूकैरियोटिक सिस्टम में हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम आप शो करते हो? 46 क्रोमोसोम शो करते हो, यानी 23 डिफरेंट क्रोमोसोम आप शो करते हो। तो क्या 23 डिफरेंट क्रोमोसोम में इलोंगेशन का रेट जो है किसी में ज्यादा किसी में कम ऐसा आपको मिलता है क्या? नहीं। No, sir. आंसर क्या होना चाहिए? PQ। ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The expression of a hypothetical gene was analyzed by the northern and western blot. Northern blot से आप किसके प्रेजेंस को चेक करते हो? प्रोटीन, RNA। और वेस्टर्न ब्लॉट से Proteins. Protein. under control and induced condition the result are summarized below. Expression of gene is regulated by, ये नॉर्दर्न ब्लॉट है, और कंट्रोल कंडीशंस में ये बैंड शो कर रहा है कि आरएनए का कंसंट्रेशन कितना है और आरएनए का साइज कितना है। क्योंकि अगर आरएनए का साइज अगर चेंज होगा तो उनका पोजीशन बैंड का पोजीशन चेंज होगा, और अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो बैंड का थिकनेस चेंज होगा। तो दो चीजें पॉइंट आउट कर रहा है, एक तो बैंड का थिकनेस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा कि बैंड का पोजीशन आरएनए के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इंड्यूस कंडीशन में बैंड को चेक किया गया तो बैंड का थिकनेस ज्यादा था, तो बैंड का थिकनेस ज्यादा होने का मतलब आरएनए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और दूसरा कि बैंड का पोजीशन जो है इस कंट्रोल वाले पोजीशन से जो है नीचे है, और नीचे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इनका साइज छोटा है। तो दो चीजें हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का रेट हायर होने के कारण आरएनए का अमाउंट ज्यादा बना, और दूसरा कि आरएनए का साइज भी छोटा हो गया। ठीक है, दो कंडीशन हुआ। अब आप देखो कि यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ, कंट्रोल एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। हाँ, हुआ होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के रेट में फर्क होने के कारण ही आप आरएनए के अमाउंट में या डिफरेंसेस शो कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल है, हो सकता है। Yes, sir. दूसरा कि आरएनए के साइज में फर्क आया, तो हो सकता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग sir. के कारण हुआ हो, तो ये दोनों तो इसको रिलेट कर रहा है। अब जो आरएनए बना उनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन है। कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन के बैंड नहीं बन रहे, प्रोटीन का कोई बैंड नहीं बना कंट्रोल कंडीशन में, बट जब इंड्यूस किया गया तो प्रोटीन का बैंड मिला। तो प्रोटीन का बैंड अगर कंट्रोल कंडीशन में नहीं मिला है तो दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हुआ, एक कंडीशन तो ये भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि ट्रांसलेशन हुआ लेकिन जो प्रोटीन बने वो इतना अनस्टेबल था कि वो डिग्रेड हो गया। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट के लिए कौन सा कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन, हाँ हो सकता है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड प्रोसेस के तौर पर। दूसरा प्रोटीन स्टेबिलिटी, हो सकता है कि कंट्रोल कंडीशन में प्रोटीन की स्टेबिलिटी बहुत कम हो, प्रोटीन डिग्रेड हो गया हो, तो इसलिए हमें बैंड का प्रेजेंस जो है नहीं मिल रहा है। तो which of the above regulatory mechanism can explain the observation of shown in the figure? तो क्या होगा आंसर? D. PQRS. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पार्ट सी का सॉल्व किया स्टार्टिंग फ्रॉम द जून 2013, आपको लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस को मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं थी? बहुत Yes, sir. बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की आवश्यकता थी, किसी फैक्टर को मेमोराइज करने की आवश्यकता थी। अदरवाइज आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की आवश्यकता ही नहीं। एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपने डेवलप कर लिया है तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Yes. अच्छा, लैक ऑपरेंड, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड एक ऐसा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं,
और चाहे वो एग्जामिनेशन CSR हो या कोई अदर एग्जामिनेशन, मैंने किसी भी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में फाइंड आउट किया कि वहाँ क्वेश्चन जो है लैकोप्रिन और ट्रिप्टोफान ऑपरेंट से नहीं। और यहाँ मेमोराइज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता होती है। नाउ सी द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफान सिंथेज। इसका मतलब है कि ट्रिप्टोफान ऑपरेंट की बात हो रही है और कहाँ हो रही है, तो ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई में आप अगर कंडीशन को कंसिडर कर रहे हो तो ट्रिप्टोफान ऑपरेंट के बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये ई कोलाई के केस में नेगेटिव रेगुलेशन के प्रोसेस में जाता है। रिकॉल करना जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया, Yes, sir. Yes, sir. इट अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, लेकिन नेगेटिव रेगुलेशन के प्रोसेस में इंटर करता है इन केस ऑफ द ई कोलाई। इसी ट्रिप्टोफान ऑपरेंट की जगह अगर मैं लैक ऑपरेंट कंसिडर करता हूं तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप शो करते हैं, बट यहाँ सिर्फ नेगेटिव। और मैंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया था, नेगेटिव रेगुलेशन एटीन्यूएशन से भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन रिप्रेशन से भी होता है। Yes, sir. जो एटीन्यूएशन से होता है उसमें मैंने एटीन्यूएटर सीक्वेंसेस के बारे में बात किया था, Yes, sir. और रिप्रेशन के द्वारा अगर होता है तो ट्रिप्टोफान रिप्रेसर के द्वारा आप इस ट्रिप्टोफान रिप्रेसर की मदद से आप जो है नेगेटिव रेगुलेशन शो करते हो। मैंने ये भी कहा था कि 50% नेगेटिव रेगुलेशन अप्रोक्सीमेटली इनके द्वारा होता है और 50% नेगेटिव रेगुलेशन इनके द्वारा होता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि ट्रिप्टोफान रिप्रेसर नहीं बन रहा है या बन रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो रिप्रेशन के द्वारा जो नेगेटिव रेगुलेशन है वो नहीं होगा, बट एटीन्यूएशन के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन तो होगा ना। Yes, sir. और अगर मान लो कि एटीन्यूएशन के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन अगर अफेक्टेड है तो रिप्रेशन के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन तो होगा ना, क्योंकि Yes, sir. आप इन दोनों के द्वारा कंबाइंडली 100% नेगेटिव रेगुलेशन को शो करते हो। ओके, Yes, sir. ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन यहाँ जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है दैट इज द ट्रिप्टोफान सिंथेटेज, इनका फॉर्मेशन करता है। नाउ सी, और देखो यहाँ ट्रिप्टोफान सिंथेज का अमाउंट को मेंशन नहीं करके उसकी एक्टिविटी को मेंशन किया है, तो आप यहाँ एक्टिविटी को रिलेट कर देना ट्रिप्टोफान सिंथेटेज के एंजाइम कंसंट्रेशन से। इफ द टू ट्रिप्टोफान कोडोन इन द लीडर सीक्वेंस ऑफ ट्रिप्टोफान ऑपरेंट इज म्यूटेटेड टू एलानिन, देखो चेंज कहाँ आ रहा है, तो लीडर सीक्वेंसेस में। और कैसे लाया जा रहा है, तो जो कोडॉन का नेचर है उसको चेंज करके अब जो कोडॉन ट्रिप्टोफान के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको एलानिन स्पेसिफिक बनाया गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा नेगेटिव रेगुलेशन काम नहीं करेगा, एटीन्यूएशन के द्वारा जो नेगेटिव रेगुलेशन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एटीन्यूएटर सीक्वेंसेज में अगर आप कोई बदलाव लाते हो उनके कारण नेगेटिव रेगुलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो एटीन्यूएशन के कारण नेगेटिव रेगुलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। बट रिप्रेशन के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन तो होगा ना, क्योंकि यहाँ तो Yes, sir. आप किसी भी तरह के चेंजेस जो है शो नहीं कर रहे हो। तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान और इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफान। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखो कि जब ट्रिप्टोफान अब्सेंट है तो फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रिप्टोफान सिंथेज का फॉर्मेशन हुआ, ये तो Yes, सही है। sir. ट्रिप्टोफान जब प्रेजेंट है तो मुझे बताओ कि यहाँ जो नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, क्या नेगेटिव रेगुलेशन 100% होनी चाहिए या 50% होनी चाहिए? Sir, 50%. 50%. क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन एटीन्यूएशन के द्वारा तो परफॉर्म होगा नहीं, Yes, sir. तो यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन जो है सिर्फ किसके द्वारा होना चाहिए था, रिप्रेशन के द्वारा, और जबकि यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन क्या शो कर रहा है 100%, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्टोफान क्या नेगेटिव रेगुलेशन जो है 50% हो रहा है या नेगेटिव रेगुलेशन 100% हो रहा है? 50%. 50%. इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। Yes, sir. Yes, और Yes, sir. यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव रेगुलेशन हो ही नहीं रहा है, Yes, sir. Higher. Yes, और sir. यहाँ भी नेगेटिव रेगुलेशन जो है ना नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? Second. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफी टाइम लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एवरी इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम आपके माइंड में क्लिक करे। इसके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जितने डाइवर्स और जितने वेरिड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि अरे ये कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं करता हूँ तो अल्टरनेटिव अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर ट्रिप्टोफान ऑपरेंट में नेगेटिव रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ तो ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ई कोलाई के रिस्पेक्ट में चीजें किया, और हमें मालूम है कि ई कोलाई के केस में एटीन्यूएशन और रिप्रेशन दोनों के द्वारा हो रहा है, और ये मैं पॉइंट आउट भी किया था कि एटीन्यूएशन के द्वारा 50% और रिप्रेशन sir. के द्वारा 50% दोनों मिलकर के 100% नेगेटिव रेगुलेशन को शो कर रहा है। तो अब ट्रिप्टोफान अगर नहीं है तभी ट्रिप्टोफान के बनाने की आवश्यकता है,
ट्रिप्टोफान है तो ट्रिप्टोफान के बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस कंडीशन में ट्रिप्टोफान सिंथेटेज का जो फॉर्मेशन जो है नहीं होगा। बट अगर लीडर सीक्वेंसेस में किसी प्रॉब्लम के कारण अगर एट्यूनेशन के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन अगर नहीं हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में 50% ही नेगेटिव रेगुलेशन होगा। और ये तो शो नहीं कर रहा है 50% नेगेटिव रेगुलेशन, ये शो कर रहा है 50% नेगेटिव रेगुलेशन। ये तो नेगेटिव रेगुलेशन शो ही नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल अपोजिट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये इंफॉर्मेशन सारी स्टूडेंट को क्लियर है या किसी Yes, स्टूडेंट के माइंड में क्लियर Yes, sir. प्रॉब्लम? Please. क्लियर Yes, sir. सर। क्लियर है सर। और एनीवे अगर मान लो कि कोई कंफ्यूजन अगर होता है ना, तो ये तो वीडियो के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको फिर से री चेक कर लेना। यस ओके सर। और ये जिस क्वेश्चंस को मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये भी क्वेश्चंस काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि अपसिलिन डीएनए पॉलीमरेज के तौर पर क्या रोल प्ले करता है, डेल्टा क्या रोल प्ले करता है। बट फ्रीक्वेंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होना चाहिए। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हैज टाइटली एसोसिएटेड प्राइमेज एक्टिविटी बट मॉडरेट पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये तो हम लोग सभी को यस मालूम है कि ये डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी शो करता है और प्राइमेज एक्टिविटी भी शो करता है। Yes, sir. डीएनए पॉलीमरेज अपसिलिन एंड डेल्टा आर हाईली प्रोसेसिव बट लैक प्राइमेज एक्टिविटी। मैंने कहा था कि जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो पॉलीमरेज अपसिलिन है और पॉलीमरेज डेल्टा है। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। Given below are 4 statements about leading and lagging strand synthesis in eukaryotes. Which one is true? इसमें दिया हुआ कि both leading and lagging strands are synthesized by DNA polymerase alpha. गलत है। ये तो प्राइमेज एक्टिविटी मेनली शो करता है और प्राइमेज एक्टिविटी शो करने के बाद आईडीएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसका साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग ही होता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर आप कंसीडर करोगे? नो सर। नो No, sir. Both leading and lagging strands are synthesized by DNA polymerase alpha. Moderate processivity is essential to maintain the fidelity of replication. देखो, डीएनए रेप्लिकेशन की फिडिलिटी के लिए प्रोसेसिविटी की आवश्यकता नहीं होती, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जो यहाँ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म करता है। यस सर तो पहली बात तो है कि प्रोसेसिविटी को यहाँ फिडिलिटी से जो है रिलेट किया गया है, वो भी गलत है। Entire leading and lagging strands are synthesized by delta and upsilon. Eukaryotic replication is primer independent. देखो, कोई बात नहीं है, अगर मान लो कि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो छोड़ दो, यस सर इसको छोड़ दो। बट ये तो देखो कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इज प्राइमरी इंडिपेंडेंट। No, sir. नो सर तो इसका मतलब ये गलत है। Only the lagging strand synthesis need primer. ये आगे पढ़ने की तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है कि लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस के लिए प्राइमर की आवश्यकता होगी और लीडिंग स्टैंड विदाउट प्राइमर के बनेगा। ऐसा तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हम लोग स्टडी नहीं करते। मल्टीपल अब है कि प्राइमर फॉर बोथ स्टैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा फॉलोड बाय पॉलीमरेज स्विचिंग Yes, sir. विथ यस अपसिलिन एंड डेल्टा। ये सही है? यस बस। सर यहाँ कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं। कंफ्यूजन नॉर्मली कहाँ होता है कि पहले ये माना जाता था कि डीएनए पॉलीमरेज जो अपसिलिन है, उनका मेन फंक्शन था लीडिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड करना, यानी लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना। बट रिसेंट एविडेंसेस के तौर पर ये माना जा रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा वो लैगिंग स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ साथ वो लीडिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज अपसिलिन के साथ मिलकर के काम करता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि टाइम के साथ ये इंफॉर्मेशन जो है लगातार चेंज हो रहा है। तो 2009 के दौरान नेचर में जो रिव्यू पेपर आया था उसमें इंफॉर्मेशन कुछ और था। अभी 2020 में जो रिव्यू पेपर नेचर में पब्लिश हुआ है वहाँ इंफॉर्मेशन कुछ और है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। और रिसेंटली जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन जो है फेस करना पड़े। सर इसी से रिलेटेड एक और चीज है, बुक में पार्ट 2 में मेंशन है कि सर जो कोर पॉलीमरेज है सर वो 2 रहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क पे जब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, बट रिसेंटली ये पाया गया कि 3 रहते हैं। हाँ, वो जैसे वाटसन की बुक्स में दिया गया है कि ट्रोम्बोन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कि देयर आर द 3 कोर कॉम्प्लेक्सेस, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में या लिटरेचर में आज भी जो है 2 कोर कॉम्प्लेक्सेस ही मेंशन है। तो एनीवे
जब चीजें पूरी तरह से स्टैब्लिश ना हो, प्रिडिक्शंस के आधार पर हो, मॉडल के आधार पर हो, तो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप अभी जो है 2 कोर कॉम्प्लेक्सेस को कंसीडर करो या 3 कोर कॉम्प्लेक्सेस को कंसीडर करो, ओके क्योंकि ट्रॉम्बोन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए वाटसन की जो बुक्स हैं, काफी फेमस बुक है, उसमें ये इंफॉर्मेशन जो है मेंशन किया गया है 3 कॉम्प्लेक्सेस का, कोर कॉम्प्लेक्सेस का। बट इसके अलावा मोस्ट ऑफ द बुक्स या लिटरेचर में आज भी जो है 2 कॉम्प्लेक्सेस को ही जो है मेंशन किया गया है। ओके, यस in context of lac operon, if two bacterial strain P1 and P2 with genotype P1 का जीनोटाइप and P2 का जीनोटाइप दिया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ P1 को अलग से मेंशन कर लेता हूँ, P2 को अलग से मेंशन कर लेता हूँ, और इन दोनों की मदद से एक मीरो डिप्लॉयड डॉटर बनाया गया है, यानी इन दोनों के फ्यूजन के प्रोसेस से, यानी P1 एंड P2 के फ्यूजन के प्रोसेस से। और P1 में कंडीशन क्या दिया हुआ है? देखो P1 में कंडीशन क्या है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो लैक रिप्रेसर फॉर्मिंग जीन है उसको पहले लिखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं। प्रोमोटर के साथ यहाँ ऑपरेटर है, और जेड माइनस जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मैं यहाँ शो करूँ। और P2 में कंडीशन क्या दिया हुआ है? आई माइनस, ऑपरेटर भी यहाँ वाइल्ड टाइप कंडीशन शो कर रहा है, और जेड प्लस कंडीशन शो कर रहा है। अब एक चीज आप ध्यान में रखना है कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो वहां तो जो इंफॉर्मेशन मेंशन है उसी को फॉलो करना है। अगर वाइल्ड टाइप है तो वाइल्ड टाइप फॉलो करना है, म्यूटेंट है तो म्यूटेंट। और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो उनको आपको वाइल्ड टाइप कंसीडर करना है, नॉर्मल कंसीडर करना है, ठीक। और यहाँ मैं कंडीशन क्या शो करूंगा? आई प्लस, ओ सी एंड जेड माइनस, और नीचे क्या है? आई माइनस, ओ प्लस एंड जेड प्लस, ये कंडीशन यस ठीक। Yes, sir. अब इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना है। करेक्टली प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जेड जीन इन ऑल दीज 3 स्ट्रेन्स, डिनोट द वाइल्ड टाइप एंड। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आए। इन कंटेक्स्ट टू लैक ऑपरेंट इफ 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन P1 and P2 with the genotype this one respectively were used to produce miro-diploid, यहाँ miro-diploid कंडीशन, डॉटर स्ट्रेन D, तो यहाँ मैं इनको डॉटर स्ट्रेन D के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ। Which one of the following statement correctly predict the expression of Z gene in all the 3 strains? ठीक है, अब मैं कंडीशंस को लैक्टोज के प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस में कंसीडर करता हूँ। ये ज्यादा बेटर होगा कि लैक्टोज के प्रेजेंस में कंडीशन क्या है, लैक्टोज के एब्सेंस में कंडीशन क्या है। यहाँ भी लैक्टोज के प्रेजेंस में कंडीशन क्या है, लैक्टोज के एब्सेंस में कंडीशन क्या है। मुझे ये बताओ कि यहाँ लैक्टोज के प्रेजेंस में कंडीशन क्या हो? लैक रिप्रेसर तो बनेगा, यस Yes, सर sir. और लैक्टोज के प्रेजेंस में एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा। वो एलो लैक्टोज लैक रिप्रेसर से बाइंड करेगा, उसको इनएक्टिव करेगा, और वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। यस और सर ऐसे भी अगर वो बाइंड करना चाहता तो भी बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव कंडीशन शो कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऑन रहेगा, बट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस ऑन होने के बावजूद भी क्या जेड जेड का फॉर्मेशन बीटा नहीं गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं नो होगा। सर क्योंकि तो म्यूटेंट है। इसको मैं यहाँ माइनस शो करता हूँ कि जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेम सर अब्सेंस में भी होगा। सेम अब्सेंस में भी होगा, ठीक। ओके, यहाँ देखते हैं लैक रिप्रेसर बन नहीं रहा है, तो इसका Yes. मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो है जीन का एक्सप्रेशन लगातार होगा, यस सर ठीक है। तो यहाँ बोथ कंडीशन बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टोज अगर नहीं भी है तो भी बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिव या इंड्यूसिबल? Constitutive. कंस्टिट्यूटिव। अब आप यहाँ देखो, मैं इसको एक बार फिर से नॉर्मल करता हूँ, लैक्टोज के प्रेजेंस में और लैक्टोज के एब्सेंस में, ठीक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले लैक्टोज के प्रेजेंस में। आप मुझे ये बताओ, लैक रिप्रेसर तो बना, यस Yes, सर sir. Yes, sir. इनके द्वारा लैक रिप्रेसर का फॉर्मेशन हुआ, बट Yes. लैक रिप्रेसर लैक्टोज के प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाएगा। इसका Yes. मतलब है कि सेल के अंदर लैक रिप्रेसर जो है इनएक्टिव फॉर्म में है अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो, ठीक। Yes, sir. और इस पर्टिकुलर जो है जीन के द्वारा क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा? नो नहीं सर होगा। No. और इनके द्वारा बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा? Yes, Yes. sir. यस सर Yes, इसके sir. द्वारा बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लो कि एक नहीं बना रहा है दूसरा बना रहा है, तो एनीवे बीटा गैलेक्टोसिडेज का तो फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं Yes, ऐसा sir. कर रहा हूँ कि एक नहीं बना रहा है और दूसरा बना रहा है, यानी 50% बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है। और इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज आप बताना क्या होगा? इन द अब्सेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या होगा? इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा? सर पोस्ट लैक वाले लैक Formation होगा. लैक नहीं रिप्रेसर
मेरी नहीं बात सुनो, मेरी बात सुनो। लैक रिप्रेसर जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा। यस सर। Yes, sir. एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो वो इनसे बाइंड करेगा, यहाँ देखो इनसे बाइंड करेगा, यस सर। Yes, sir. इनका एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा यस यस सर, सर। और इनका तो एक्सप्रेशन ऐसे ही ऑफ है। ऑफ है सर। तो यहाँ माइनस और प्लस और यहाँ माइनस एंड माइनस। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? A. क्या होगा? A. P1 के केस में नो एक्सप्रेशन, P2 के केस में कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन और इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडिसिबल या लैक्टोज के प्रेजेंस में ऑन और लैक्टोज के एब्सेंस में ऑफ, Off. यानी यहाँ इंडिसिबल कंडीशन आपको मिल रहा है। ठीक है, सर, समझ? सर रिप्रेसर ट्रांस एक्टिंग है, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं ना सर कि वो जो दूसरा वाला है उसमें देखो जाके बाइंड। मैं इस बात को सेवरल टाइम्स मेंशन कर चुका हूँ कि अगर कोई प्रोटीन कोडिंग जीन है और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट अगर साइटोसॉल में प्रेजेंट है तो वो ट्रांस एक्टिंग बिहेवियर ही तो शो करेगा। यस सर। मूव करूँ आगे? Yes, sir. यस sir. सर। देखो ये जून 2015 का क्वेश्चन है। द 3 प्राइम एंड ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज डिफाइंड बाय द एडिशंस ऑफ पॉली ए टेल, ए प्रोसेसिंग रिएक्शन कॉल्ड polyadenylation. The addition of poly A tail is carried out by enzyme poly A polymerase, and given below are few statement about this process. देखो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को रीड करने से पहले पॉली ए पॉलीमरेज के बारे में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके द्वारा जो सिंथेसिस होता है वो आरएनए का होता है या डीएनए का? RNA. आरएनए। तो राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोस शुगर कंटेनिंग राइबोस शुगर। Ribose. शुगर कंटेनिंग? टेम्पलेट डिपेंडेंट या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट सर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। और ये इनका सबस्टेट क्या होता है? इनका सबस्टेट जो है एटीपी होगा, एटीपी। जीटीपी भी हो सकता है? यस सर। नहीं, इनका सबस्टेट सिर्फ Sorry, sir. एटीपी होता है क्योंकि ये सिर्फ पॉलीएडिनाइलेशन Yes, के दौरान sir. एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को ही इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक, इसका जो एक्शन है ये प्राइमर डिपेंडेंट है या प्राइमर इंडिपेंडेंट? Independent. डिपेंडेंट। प्राइमर Dependent डिपेंडेंट है, है sir. क्योंकि Yes. 3 प्राइम OH जो मैसेंजर आरएनए में है, अगर आप 3 प्राइम OH इसको नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या ये पॉलीएडिनाइलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो 3 प्राइम OH डिपेंडेंट। आपको प्राइमर ठीक नहीं लगता है तो कम से कम ये तो मेंशन करो कि 3 प्राइम OH डिपेंडेंट, क्योंकि प्राइमर की जैसी ही बात स्टार्ट होती है हम लोग उसको डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 3 प्राइम OH के प्रेजेंस को आप शो नहीं करते हो। यहाँ 3 प्राइम OH के प्रेजेंस के आधार पे ही पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस होगा। नाउ यू फाइंड आउट। अच्छा ये बताओ कि पॉली ए पॉलीमरेज का प्रेजेंस मैंने कहाँ शो किया था, न्यूक्लियस में या साइटोसॉल में? Both. न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी शो किया था और साइटोसॉल में भी मैंने शो किया था। मैंने कहा था कि पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस न्यूक्लियस में भी होता है और पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस साइटोसॉल में भी होता है, बट न्यूक्लियर पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस चूंकि बहुत ही कॉमन है इसलिए वो हम लोगों के माइंड में रिटेन रहता है। अब आप आंसर फाइंड आउट करो। पॉली ए पॉलीमरेज इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। यस सर। यस। Poly A polymerase catalyzes the addition of AMP from DATP. गलत है। Yes, sir. Poly A polymerase is RNA template dependent enzyme. RNA template ये गलत है। Yes, sir. RNA template के तौर पे तो यूज हो नहीं रहा है। RNA poly A polymerase catalyzes the addition of ADP from ATP to the 3 prime end of messenger RNA. Addition of ADP, गलत क्या है। ADP का एडिशन करता है? नो सर। एएम। No, sir. Poly A polymerase catalyzes the addition of AMP. हाँ ये सही है। यस सर। Yes, sir. Poly A polymerase catalyzes the addition of AMP from incorrect है क्योंकि यहाँ Yes. डीऑक्सी फॉर्म। देखो किस आजकल क्या है कि क्वेश्चंस को डिजाइन करना क्वेश्चन सेटर के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं फिर लास्ट 10-11 ईयर्स के एग्जामिनेशंस में। तो अब काफी सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा आपको मिलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको स्टेटमेंट वाइज जो है ना मेंशन कर देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी एक टॉपिक को अगर आप प्रॉपरली अगर आपने कवर कर लिया है तो आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना काफी आसान है। With an intention to identify the gene expressed in an organism at a specific stage of development, messenger RNA were isolated from the given organism. cDNA were synthesized, cloned in a suitable vector and sequenced.
a few of cDNA sequences showed no matches with the genomic DNA sequences. Further, it was observed that these sequences are U-rich and found to be in stretches dispersed along the sequences. The following may be possible reason for the appearance of such RNA. देखो, जब यूकैरियोटिक सिस्टम में जब किसी जीन के एक्सप्रेशन की बात करते हो तो एक्सप्रेशन के दौरान जो प्री मैसेंजर आरएनए बनता है उस प्री मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन भी हो सकता है, और अगर इंट्रॉन है तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से यहाँ इंट्रॉन रिमूव होगा, एक्सॉन ज्वाइन होगा। बट एक और प्रोसेस होता है जिसको आरएनए एडिटिंग करते हैं, और आरएनए एडिटिंग का प्रोसेस दो तरीके से होता है, या तो बेस मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है या किसी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या उसके रिमूवल से होता है। तो अगर क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर्ली अगर रीड करते हो तो क्या इंफॉर्मेशन सामने आता है? ए फ्यू ऑफ cDNA sequences show no matches with the genomic DNA sequence. Further, it was observed that these sequences were U-rich. और जब आप आरएनए एडिटिंग के प्रोसेस के दौरान डिलीशन या एडिशन की बात करते हो तो एडिशन के दौरान मोस्टली जिन न्यूक्लियोटाइड का आप एडिशन शो करते हो वो यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और रिमूवल भी जो है मोस्टली यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के रिस्पेक्ट में आप शो करते हो। यस तो इससे कुछ एक आइडिया तो हम लोगों को मिल ही रहा है, जो प्रोसेसिंग के बाद जो आरएनए डेवलप हो रहा है इसका मतलब है कि उस आरएनए में आरएनए एडिटिंग के प्रोसेस के द्वारा चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो चेंजेस जो है नाइट्रोजनस बेस के नेचर में नहीं है बल्कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंक्रीज हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाउंड टू स्टेज डिस्पर्स, यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है इंक्रीज हुआ है, और वो न्यूक्लियोटाइड जो इंक्रीज हुआ है वो यूरेसिल कंटेनिंग है, इसलिए यहाँ यूरिच कंडीशन जो है ना आपको मिल रहा है। तो आप आरएनए एडिटिंग के दौरान यहाँ इंसर्शन की बात करोगे, डिलीशन की बात नहीं करोगे। अब आप चेक करो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन? आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फाइंड आउट करना है। क्या स्प्लाइसिंग के कारण हुआ होगा? नो सर। सर। क्या अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के कारण हुआ होगा? सर। नो सर। ट्रांस स्प्लाइसिंग के कारण हुआ होगा? नो सर। ठीक है। डीएमिनेशन के कारण हुआ होगा? नो सर। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजनस बेस का नेचर चेंज नहीं हुआ है, नाइट्रोजनस बेस के नेचर चेंज अगर होता तो ये हो सकता था, बल्कि यहाँ यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के नंबर इंक्रीज हुए, यानी इंसर्शन का प्रोसेस हुआ है। तो गाइड आरएनए मीडिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ यू इन्वॉल्विंग एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल यू ट्रांसफरेज एंड आरएनए लाइकेज। देखो, आरएनए एडिटिंग के प्रोसेस के दौरान जब मैसेंजर आने में इंसर्शन का प्रोसेस होता है या डिलीशन का प्रोसेस होता है, तो मैंने मेंशन किया था कि उस प्रोसेस में गाइड आरएनए रोल प्ले करता है। अब गाइड आरएनए डिसाइड करता है कि किस मैसेंजर आरएनए में एडिटिंग होनी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी मैसेंजर आरएनए में एडिटिंग हो जाएगी, किस मैसेंजर आरएनए में एडिटिंग होनी है ये गाइड आरएनए डिसाइड करेगा। गाइड आरएनए ये भी डिसाइड करेगा कि एडिटिंग किस लोकेशन पर होनी है। ऐसा तो नहीं है कि मैसेंजर आरएनए में किसी भी लोकेशन पर एडिटिंग जो है ना परफॉर्म हो गया। और गाइड आरएनए इस बात को भी डिसाइड करेगा कि उस एडिटिंग के दौरान इंसर्शन की बात होनी है या डिलीशन की बात होनी है। अगर इंसर्शन की बात होनी है तो इंसर्शन के दौरान नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग कौन सा न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा? क्या एडेनिन कंटेनिंग या ग्वानिन कंटेनिंग, क्या साइटोसिन कंटेनिंग, क्या यूरेसिल कंटेनिंग, किनका इनकॉर्पोरेट, और कितने न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होंगे ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि ऑलवेज जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो क्या क्या आप गाइड आरएनए के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ रेगुलेट कर रहे हो कि किस मैसेंजर आने का होगा, उस मैसेंजर आने में कहाँ होगा, उस मैसेंजर आने में इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा। इंसर्शन होगा तो न्यूक्लियोटाइड का नेचर क्या होगा, और अगर इंसर्शन हुआ तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर कितने होंगे। अब सपोज करो कि यहाँ इनकॉर्पोरेशन होना है, एडिशन होना है, एडिशन का प्रोसेस जो है ना परफॉर्म होना है। मैं यहाँ एक सिंपलिसिटी के लिए ये कंडीशन शो कर रहा हूँ। सपोज ये मैसेंजर आने हैं, टारगेट मैसेंजर आने, यहाँ इंसर्शन होना है यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड में। तो सबसे पहले यहाँ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होगा। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एंडोन्यूक्लियस की। इसके ब्रेक होने के बाद अब यहाँ कंडीशन कैसा हो गया? ये ब्रेक होने के बाद कंडीशन ऐसा हो गया। अब यहाँ 3' OH है, तो जिस न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करना है उस न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन यहाँ जो है परफॉर्म होगा। सपोज यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन है तो यहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ। कितने होने हैं उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड को यहाँ शो करना है। बट इनका एडिशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको कहेंगे टर्मिनल यू ट्रांसफरेज। टर्मिनल इसलिए क्योंकि इस स्ट्रक्चर के एंड पर जो 3' एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ यहाँ एडिशन हो रहा है, और एडिशन के बाद आप इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो लाइगेज की आवश्यकता पड़ेगी।
तो इसका मतलब है कि आंसर शुड बी द 4। देख लो कौन सा आंसर जो है ना होना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, पहले मुझे ये बताओ कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? बेसल। और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की असेंबली कहाँ होती है? कोर प्रोमोटर पर। यस यस सर। और ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस सर। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और ये काम क्या करता है? ये काइनेज एक्टिविटी भी शो करता है। और कौन सी एक्टिविटी शो करता है? हेलिकेज। हेलिकेज। हेलिकेज एक्टिविटी से ये डीएनए को मेल्ट करेगा और काइनेज एक्टिविटी से फॉस्फोरिलेट करेगा। किसका फॉस्फोरिलेशन करता है? सी टर्मिनल डोमेन पॉलीमरेज। कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। किसके कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन को? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 2 के कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन को। ठीक। अच्छा, इनके पास एटीपीएच एक्टिविटी होगी? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर ये हेलिकेज एक्टिविटी Helicase. शो कर रहा है तो ये एटीपीएच एक्टिविटी यहाँ प्रेजेंट होगा। It was cloned from a large number of the human subject. Surprisingly, the subject having mutation in transcription factor 2H also showed defect in the DNA repair system. जब यहाँ डिफेक्ट नोटिस किया गया तो पता चला कि डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी डिफेक्ट जो है रिपोर्ट किया गया। यानी डिफेक्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के प्रोसेस में ही नहीं हुआ बल्कि रिपेयर के प्रोसेस में भी डिफेक्ट जो है नोटिस किया गया। गिवन बिलो आर द एक्सप्लेनेशन। DNA damage is always associated with the transcription inhibition. DNA replication का प्रोसेस always transcription inhibition के प्रोसेस से रिलेटेड है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। नो सर। क्या ये जरूरी है कि जब डीएनए डैमेज वाला कंडीशंस होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा? नो No, सर। sir. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 हैज नो रोल इन डीएनए रिपेयर। ये तो गलत है क्योंकि गलत जब है, ये sir. ऑब्जर्वेशन है कि डीएनए रिपेयर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। In mammalian system, transcription factor 2H plays an active role in transcription coupled DNA repair. ये हो सकता है। यस सर। Because of mutation in transcription factor 2H, transcription initiation is inhibited and incompletely synthesized messenger RNA remain attached to the template DNA leading to DNA damage. पहली बात तो है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा तो इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए रिमेन अटैच्ड कैसे रहेगा? Yes. इनिशिएशन ही जब नहीं हो रहा है तो फिर ये मैसेंजर आरएनए इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड कैसे होगा? तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिसंबर 2015 का मैं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस और कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशंस के डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करता है। तो आप मुझे बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए? सेमी कंजर्वेटिव। यस सर। बी। तो सबसे पहले 40। जिस डीएनए को कलेक्ट किया गया वो डीएनए किस मीडियम में ग्रो किया गया था? अगर मैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करता हूँ तो सपोज करो कि जो डीएनए मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ उसमें नाइट्रोजन का जो आइसोटोपिक फॉर्म है दैट इज द 15 और सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगर परफॉर्म हो रहा है तो किस मीडियम में परफॉर्म हो रहा है? सपोज जिस मीडियम में परफॉर्म हो रहा है वहाँ नाइट्रोजन का जो फॉर्म प्रेजेंट है वो है 14। यस सर। अगर कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेशन हो रहा है तो कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेशन के दौरान एक तो इसी पर्टिकुलर फॉर्म में रहेगा और Yes. एक नया फॉर्म ये डेवलप होगा। Yes. ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के दौरान क्या कंडीशंस होगा? इनके द्वारा 2 बनेंगे, यस सर। इनके द्वारा 2 बनेगा, एक और ये दूसरा, दोनों में सेम कंडीशंस होंगे। इसके द्वारा भी 2 बनेगा लेकिन एक में एक same ये है। पर्टिकुलर कंडीशन रहेगा एक न्यू। और दूसरे में 14 एंड 14 कंडीशंस होगा। तो ऐसा कोई भी डीएनए नहीं बना जहां इंटरमीडिएट कंडीशंस आपको मिल रहा है। Yes. ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में आपको मालूम है कि अगर मैं इसी कंडीशंस को लेता तो यहाँ आपको एक मिलता 15 और 14 और यहाँ आपको मिलता एक 14 और 15 इसकी जगह, और यहाँ आपको क्या मिलता? यहाँ आपको मिलता 15 एंड 14 और दूसरा मिलता 14 एंड 14, फिर आपको मिलता 14 एंड 14 और आपको एक मिलता 14 एंड 14 and 15। 15. तो आपको हाइब्रिड कंडीशन शो करने वाले यानी इंटरमीडिएट कंडीशन शो करने वाले डीएनए भी मिलते हैं Yes. यस सर। और 14 आइसोटोपिक फॉर्म कंटेनिंग जो डीएनए है वो भी आपको मिलता है। तो इसके आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछे गए
और जो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड की गई है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक बार सॉल्व कर लेना। यस ऑल्दो रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, नॉर्मली रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको सिंपली लिख देते हैं एनटीपी इस तरह से, आर प्रेजेंट एट अप्रोक्सीमेटली 10 फोल्ड हायर कंसंट्रेशन देन deoxyribonucleoside triphosphate in the cell, but they are incorporated into DNA at the rate that is more than 1000 fold lower than DNTP। देखो, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज अगर सबस्ट्रेट के तौर पर न्यूक्लियोटाइड को यूज कर रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज सबस्ट्रेट के तौर पर किसे यूज करता है? तो एनटीपी को। मैं यहाँ आर की जगह जो है सिंपली एनटीपी मेंशन कर रहा हूँ, यानी राइबोज शुगर कंटेनिंग। और डीएनए पॉलीमरेज किसको इनकॉर्पोरेट करता है? तो डीएनटीपी। ये जो 2' OH है, 2' OH कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को ही यूज में लाएगा, और यहाँ 2' H कंडीशंस होने चाहिए, तभी जो है डीएनए पॉलीमरेज उसे सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज अगर सबस्ट्रेट को डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो सबस्ट्रेट को डिस्टिंग्विश किस पर्टिकुलर जो है पोजीशन के आधार पर कर रहा है? तो 2' OH और 2' H के आधार पर कर रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसे सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं कर सकता है, यानी एनटीपी को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि 2' OH वहां प्रेजेंट होगा। और आरएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ 2' H प्रेजेंट है, जबकि उसे सबस्ट्रेट के तौर पर जिसे यूज करना है वहाँ 2' OH प्रेजेंट होनी चाहिए। ये पार्ट तो क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब सपोज करो कि एक मैं न्यूक्लियोटाइड अगर शो कर रहा हूँ, उस न्यूक्लियोटाइड में डाइडिऑक्सी ये कंडीशंस है, 2' पोजीशन पे भी H है और 3' पोजीशन पे भी H। मुझे बताओ, अगर इसे न्यूक्लियोटाइड और सबस्ट्रेट के तौर पे अगर कोई यूज करेगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज होगा या डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि सबस्ट्रेट के तौर पे तभी यूज कर सकता है जब उनके पास 2' OH वाले कंडीशन। नॉ सपोज कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड है, उनके पास 2' H है और 3' OH है, मुझे बताओ इसे कौन यूटिलाइज करेगा? सर इसमें डीएनए भी डीएनए डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। अगर 2' OH है और 3' H है, तो कौन यूटिलाइज करेगा? आरएनए आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज। अगर 2' OH है और 3' OH है, तो कौन यूटिलाइज करेगा? आरएनए। सर इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब तो समझ में आ गया है कंडीशन। सर अब इसके आंसर तो फाइन या सर जिसमें 3' H है सर, उसमें हमने कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा सर, लेकिन अटैकिंग मैकेनिज्म तो पॉसिबल नहीं होगा ना। देखो, मैं इस बात को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि वो अटैकिंग जो है एजेंट के तौर पर काम करेगा या नहीं करेगा। मैं सिर्फ इस बात को जो है यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज सबस्ट्रेट के तौर पर उसको यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने आरएनए पॉलीमरेज जो है उनके साथ बाइंडिंग करेगा या नहीं करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके सर। वो इनकॉर्पोरेट होगा या नहीं होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज किस न्यूक्लियोटाइड को सबस्ट्रेट के तौर पर एक्सेप्ट करेगा, किसे सबस्ट्रेट के तौर पर नहीं करेगा, ये डिसाइड होता है 2' पोजीशन पर OH और H के आधार पर। अगर 2' पोजीशन पर OH है, तो वहां 3' OH पर क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, 2' पोजीशन पर OH है या H है उसके आधार पर डिसाइड होता है। नाउ फाइंड आउट द आंसर। सी। सी। DNA polymerase efficiently discriminate between RNTP, यानी ribose sugar containing nucleotide, and DNTP, deoxyribose sugar containing nucleotide, because its nucleotide binding pocket cannot accommodate 2' OH on the incoming nucleotide। ठीक है? यस सर। The mismatch repair activity of E. coli repairs misincorporated bases, which is not removed by the proofreading activity of DNA polymerase. However, while doing so, it has to decide which strand of the DNA is newly synthesized and which one is parental. Mismatch repair system does it by which of the following way? और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ गया होगा यस कि अगर डीएनए के 2 स्टैंड हैं, तो जो ओल्ड पेरेंटल स्टैंड होगा वो मिथाइलेटेड कंडीशन शो करेगा, और वो मिथाइलेटेड कंडीशन मैंने मेंशन किया था कि वो रैंडम नहीं होता है, वो या तो एडेनिन का होता है या साइटोसिन का होता है। और एडेनिन का अगर मिथाइलेशन है, तो यहाँ भी मैंने मेंशन किया था कि ये सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो 5' से 3' डायरेक्शन में GATC अगर है, तो फिर एडेनिन मिथाइलेशन के प्रोसेस में जाएगा, और जब मिथाइलेशन होगा तो 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा, ये भी मैंने पॉइंट आउट किया था। तो अब तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हो।
Yes, sir. Yes, sir. क्या होना चाहिए आंसर? D. ऑप्शन डी। बी होना चाहिए. यस सर। Enlisted below are different types of the RNA produced in cell and their function, but not in the same order. देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखो कि SNRNA का रोल क्या होता है, siRNA का रोल क्या होता है. उस रोल को पहले अपने माइंड में लाने के बाद तब फिर आप ऑप्शन चेक करो. Used to possess and chemically modify ribosomal RNA. ये SNO-RNA के रिस्पेक्ट में आप शो करते हो. यस सर। Yes, sir. यस सर। Function in a variety of processes including splicing of pre-messenger RNA. इसकी बात SNRNA. करते SNRNA। हैं ना. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मली नहीं आती है. अगर मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट आंसर जो है वो फाइंड आउट कर ही लेते हैं. अच्छा, siRNA और miRNA के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ? रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टिव मैसेंजर आरएनए. ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ब्लॉक करता है माइक्रो आरएनए. और टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग डिग्रेडेशन, ये siRNA. ठीक, क्योंकि माइक्रो आरएनए के पास में दोनों एबिलिटी है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट भी करता है और मैसेंजर आरएनए के डिग्रेडेशन को भी कॉज करता है, बट siRNA सिर्फ डिग्रेडेशन के प्रोसेस को कॉज करता है. In prokaryotes, the initiator transfer RNA is first charged with methionine, followed by the addition of the formyl group to the methionine by the enzyme methionine transfer RNA transformylase. Given below are several statements in this context. Now you find out the option. All prokaryotic protein have formyl methionine at their amino terminal end. ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, Yes, sir. तो ये तो गलत है. यस सर। Deformylase removes the formyl group from the amino terminal methionine. सही है. Yes, sir. All prokaryotic protein have methionine at their amino terminal end. गलत है, नो सर। क्योंकि जो प्रोटीन का एंड टर्मिनस पर जब प्रोसेसिंग होती है तो हो सकता है कि जो मिथ्योनिन है वहां से रिमूव हो जाए. Amino peptidase often remove the amino terminal methionine. यस सर। सही है. Amino peptidase remove the amino terminal formyl methionine. नो तो आंसर क्या होगा? डी। देखो ये क्वेश्चन क्या है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्टरनेटिव जो है स्ट्रेटजी फॉलो करना है. वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या होता है? देखो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करो, या आप देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है रिलेटेड है. ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस पेज में तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, और पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ. A hypothetical operand involved in the synthesis of amino acid X, amino acid का नाम नहीं दिया हुआ, is on in the presence of low level of X. जब X का अमाउंट कम है तो ये ऑन है, और जब X का अमाउंट हाई है तो फिर ये ऑफ है. बताओ ये कंडीशन कब शो करते हो, इंड्यूसिबल ऑपरेंड में या रिप्रेसिबल ऑपरेंड? रिप्रेसिबल. तो अगर ये नहीं भी मेंशन किया है, हमें तो इस बात की जानकारी होगी कि ये रिप्रेसिबल ऑपरेंड है. अगर रिप्रेसिबल ऑपरेंड के तौर पर अगर ये काम कर रहा है तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल को माइंड में रखो, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड को. यस। आप माइंड में रखो कि ट्रिप्टोफान ऑपरेंड का ये केस है. ओके, द सिंबल्स A, B and C represent a structural gene for the synthesis of X. The symbol A, B and C represent a structural gene for the synthesis X, the operator region and the gene encoding the repressor. देखो इसमें ये कहा गया है कि A, B and C है, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चरल जीन के तौर पे काम कर रहा है, और स्ट्रक्चरल जीन के तौर पे काम कर रहा है तो वो एक्स सिंथेज का फॉर्मेशन कर रहा है. कोई इनमें से एक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, और कोई एक रिप्रेसर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट आपको ये नहीं मालूम है कि कौन स्ट्रक्चरल जीन के तौर पे काम कर रहा है, कौन ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, और कौन रिप्रेसर फॉर्मिंग जीन के तौर पे काम कर रहा है. ये तो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो मैं इस कंडीशंस में सपोज करो कि मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा हूँ, इस ऑप्शन के आधार पर फाइंड आउट करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर द रेस्पेक्टिव जीन एक्स सिंथेज, मैंने एक्स सिंथेज को मैं जो है बी से कंसीडर कर रहा हूँ, ऑपरेटर को मैं ए से, और रिप्रेसर को मैं किससे कर रहा हूँ, सी से. ठीक है, चलो मैं
इसको यहाँ लिख रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि एक डायग्राम यहाँ शो कर देता हूँ। दिस इज द रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन किसका फॉर्मेशन करेगा? रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा। और रिप्रेसर कैसा? एक्स रिप्रेसर के तौर पर एक्स रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा। इनको मैंने यहाँ किससे रिलेट कर रहा हूँ? एक्स को मैं रिलेट कर रहा हूँ किससे? बी से। रिप्रेसर फॉर्मिंग जीन को मैं रिलेट कर रहा हूँ सी से। यस सर, एक्स तो सर वो इसको मैं सी से कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा है ऑपरेटर। ऑपरेटर को मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ? है। तो ऑपरेटर को यहाँ आप रिलेट कर रहे हो ए से। और इसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्स सिंथेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको किससे रिलेट कर रहे हैं? बी से। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एक्स सिंथेज, इनका फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, ठीक। और ये कंडीशंस आपको चेक करना है। एक्स सिंथेज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स, लो लेवल ऑफ एक्स एंड हाई लेवल ऑफ एक्स। तो पहले मैं एक्स का लेवल कम शो कर रहा हूँ। तो अगर एक्स का लेवल कम अगर है तो मुझे बताओ ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। Yes, इनएक्टिव sir. होगा तो इनकी बाइंडिंग इनसे होगी। No, sir. सर तो एक्स सिंथेज का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा sir. सर। तो एक्स सिंथेज का अगर फॉर्मेशन होगा तो आप इसको प्लस से रिप्रेजेंट करो। यस सर। तो इसको मैं डिटेक्टेड मानूं या डिटेक्टेड नहीं मानूं? डिटेक्टेड मानो। और अगर एक्स का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है यानी प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा? मुझे बताओ, एक्स अगर प्रेजेंट है तो ये एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव रहेगा। एक्टिव। तो ऑपरेटर से बाइंड करेगा। यस सर। तो एक्स सिंथेज का डिटेक्टेड अमाउंट बनेगा या ये बहुत कम अमाउंट बनेगा? कम बनेगा। तो नॉट डिटेक्टेड या डिटेक्टेड? नॉट डिटेक्टेड। नॉट डिटेक्टेड। अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर मैं इसको रिलेट करके देखता हूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ C को C+ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं C+ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। और B+, यहाँ B+, और क्या है A- कंडीशन। अब मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको मालूम है कि ये एक्स रिप्रेसर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताओ, C+ है तो एक्स रिप्रेसर का फॉर्मेशन होगा? यस सर। ऑपरेटर काम कर रहा है? नहीं। नो सर। और एक्स सिंथेज के फॉर्मेशन का जीन काम कर रहा है? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स के प्रेजेंस में कंडीशन क्या होगा? एक्स के प्रेजेंस में एक्स रिप्रेसर एक्टिव या इनएक्टिव? एक्स के प्रेजेंस में एक्स रिप्रेसर एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव। तो एक्टिव कंडीशन में ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा। Yes, sir. लेकिन यहाँ ऑपरेटर से बाइंड करने का ऑप्शन है नो। नो सर। तो एक्स सिंथेज का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा। 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 होगा, यानी डिटेक्टेड या नॉट डिटेक्टेड? डिटेक्टेड। डिटेक्टेड। ठीक है, डिटेक्टेड होगा। और अगर एक्स नहीं है तो क्या होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर एक्स नहीं है तो एक्स रिप्रेसर एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो ऑपरेटर से बाइंड करेगा? नहीं करेगा। और ऐसे भी ये बाइंड नहीं कर सकता, तो एक्स सिंथेज का फॉर्मेशन होगा? यस सर। यस। डिटेक्टेड या नॉट डिटेक्टेड? डिटेक्टेड। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस को यहाँ अगर फॉलो कर रहा हूँ तो देखो यहाँ सही लिखा हुआ है, डिटेक्टेड डिटेक्टेड। Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब इसको एक से चेक किया हूँ, एक के आधार पर आप आंसर जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 2-3 को लेकर के देखते हैं। चलो सेकंड को लेकर के देखते हैं। तो सेकंड को अगर मैं लेकर के अगर चलता हूँ तो C क्या होना चाहिए? माइनस, B क्या होना चाहिए था? प्लस, और A क्या होना चाहिए? प्लस। यही है ना? ठीक। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ कि x के प्रेजेंस में क्या होगा और x के एब्सेंस में क्या होगा? x के प्रेजेंस में क्या होगा? देखो, x रिप्रेसर बन ही नहीं रहा है, तो मुझे बताओ ऑपरेटर्स के साथ बाइंडिंग होगी? No, sir. तो उस कंडीशन में एक्स सिंथेज का जो फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो एक्स के प्रेजेंस में डिटेक्टेड या नॉट डिटेक्टेड? डिटेक्टेड। एक्स के प्रेजेंस में, यस सर। डिटेक्टेड। एक्स के प्रेजेंस में डिटेक्टेड, और एक्स के एब्सेंस में डिटेक्टेड। देखो, तो यहाँ दोनों कंडीशन में डिटेक्टेड है या नहीं? Yes, sir. यस सर। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। एक और फाइंड आउट कर देता हूँ, एक और कंडीशन ले लेता हूँ, उसके बाद में बाकी तो आप खुद कर लोगे, इतनी तो मुझे उम्मीद है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब यहाँ क्या ले रहा हूँ? C-, तो C- इसको मान लेता हूँ,
और इसको क्या मान के चलूं, A प्लस, और इसको क्या मान लो, B minus. B माइनस। Minus. ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। X के प्रेजेंस में पहले बताओ क्या होना चाहिए। C माइनस है, नॉट डिटेक्टेड, बी नेगेटिव है। B नेगेटिव है, नॉट डिटेक्टेड। और Yes, sir. X के अब्सेंस में बताओ क्या होगा। Not Not detected. detected. भाई यही तो है ना, यस है ना? अब ये चांस वाली बात है या आपका लक है कि पहले आपने इसी को चूज कर लिया। Yes, sir. अगर मान लो कि पहले आप इसको चूज करते तो हो सकता था कि जो है एक इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाता, बट दूसरा लेते तो हो सकता था कि गलत होता। लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन आंसर को फाइंड आउट करना ज्यादा जो है डिफिकल्ट होगा, रेदर देन किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो रैंडमली और फिर आप चेक करो कि जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, So ये टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा। टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आपके पास में जो ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस होने चाहिए। और जैसे ही आपको लगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा, आप स्किप करो, अदर क्वेश्चन Yes. को ट्राई करो। आपको वहां रुकना नहीं है, आपको ये देखना है कि हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन कौन सा है ये मैटर नहीं करता है। आप डाइवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि ये रिप्रेसिबल ऑपरेंड है, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड जैसा ये काम करेगा। और उसके बाद फिर आपको जो है इनमें से 3 अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा कि इनमें कौन सा जो है एक्स सिंथेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेटर को कौन और रिप्रेसर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. A protein has 4 equally spaced tryptine sensitive sites which result in peptide fragment A1, A2, A3, A4, A5 upon digestion with the trypsin. The peptide A2, A and A5 represent the N terminus and C terminal fragment respectively. A2 और A5 एक N terminus को represent कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक को N terminus मान लेता हूँ, एक को C terminus मान लेता हूँ, और जो फ्रेगमेंट A2 है वो N terminus को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फ्रेगमेंट A5 है वो C terminus को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now you are asked to synthesize this protein. At time T naught, you added all the 20 amino acids labeled with C14 and initiated the synthesis. At time T4, full length protein is synthesized. मैंने 4 मिनट में ये पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो गया। 4 मिनट्स में ये पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो गया। If you stop the synthesis of the protein in time T1, अगर 1 मिनट में आपने प्रोटीन सिंथेसिस को आपने जो स्टॉप किया, the digest the protein with trypsin, the peptide will have the maximum C14 level than other. सबसे ज्यादा जो C14 लेवल्ड कंडीशन किस में होगा? A2 में होगा, क्योंकि जब आप 1 मिनट में करोगे तो ये पोर्शन सबसे पहले सिंथेसाइज्ड होगा और ये पोर्शन सिंथेसाइज्ड होने के बाद सपोज करो कि नेक्स्ट पोर्शन भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह से सिंथेसाइज नहीं हुआ। तो A2 चूंकि पूरी तरह से सिंथेसाइज सबसे पहले होगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रेडियो लेवल्ड अमीनो एसिड है उनका इनकॉर्पोरेशन होगा। अब ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। Yes, sir. समझ गया। ठीक है, बी करते हैं। E. coli was grown in 3 different experimental conditions. In one, it was grown in medium containing glucose as carbon source. Second medium containing glucose and galactose. And in third was infected with the phage. देखो अगर फाज से अगर इन्फेक्टेड है तो लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा। आप कहोगे कि लाइसोजेनिक साइकिल भी तो फॉलो कर सकता है, बट बाय डिफॉल्ट मैंने एक पाथवे मेंशन किया था लाइटिक साइकिल के पाथवे। तो अगर लाइटिक साइकिल का पाथवे फॉलो करेगा तो बैक्टीरियल सेल का पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो हर हालत में जो है ना फाज इन्फेक्टेड होगा। Yes, ये sir. इंफॉर्मेशन तो क्लियर है। दूसरा कि अगर मैं क्यू अगर लेता हूँ तो क्यू के केस में आप देखो कि यहाँ कोई लैग फेज आपको मिल ही नहीं रहा है। जो लैग फेज बिगिनिंग में मिलेगा उसके अलावा कोई लैग फेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये किसमें है, कार्बन सोर्स के तौर पे क्या यूज किया गया? ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों को यूज किया गया तो यहाँ ग्लूकोज खत्म हो गया। Yes, इसके बाद sir. अगेन Second लैग फेज स्टार्ट हुआ। फिर तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। Yes. तो अब बताना आंसर क्या होगा? Sir, option B.
ऑप्शन बी। देखो माइक्रो सैटेलाइट हो या मिनी सैटेलाइट हो, आप इन सबों को VNTR की कैटेगरीज में रख सकते हो, Yes, sir. वेरिएबल नंबर टाइम रिपीट। बट नॉर्मली क्या होता है कि मिनी सैटेलाइट के लिए ये टर्म यूज होता है ज्यादा, इसलिए आपने देखा होगा कि बुक्स में लिखा होता है मिनी सैटेलाइट के प्लेस में VNTR, और माइक्रो सैटेलाइट के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होता है, बट है दोनों VNTR, वेरिएबल नंबर टाइम रिपीट, ये दोनों है। यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रो सैटेलाइट वाज यूज्ड एज मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल वाया DNA फुटप्रिंटिंग एज ए allele may differ in number of repeats from the southern blot shown below identify the progeny। देखो ये मदर है और ये सपोज करो कि फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के 2 कॉपीज है, और ये फादर है, इनके भी फर्स्ट नंबर क्रोमेटिन के 2 कॉपीज है। देखो मदर के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि जो प्रजनी है, जो चाइल्ड है, उसका ये बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्रोमेटिन के अगर मैं यहाँ 2 कॉपीज ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 रिपीट्स, और 1 2 3 4 5 रिपीट्स। तो मदर के केस में आप 4 रिपीट्स एंड 5 रिपीट्स आप शो कर रहे हो, और फादर में कितने हैं, 3 रिपीट्स एंड 6 रिपीट, 3 रिपीट्स एंड 6 रिपीट्स एंड 6 रिपीट्स। तो चाइल्ड में क्या होगा, देखो चाइल्ड में कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हो सकता है कि 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन हो, या तो चाइल्ड में 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन हो, या चाइल्ड में कॉम्बिनेशन किसका हो, 5 एंड 3 का, या चाइल्ड में कॉम्बिनेशन हो 5 एंड 6 का। यही तो हो सकता है, यही तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये उसका बायोलॉजिकल फादर है तो ये कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब आप चेक करो कि यहाँ मदर का कंडीशन मेंशन है, फादर का मेंशन है। अब चाइल्ड में कंडीशंस 4 3 का हो सकता है, 4 6 का हो सकता है, 5 3 का हो सकता है, 5 3 का हो सकता है, 5 6 का हो सकता है। तो आप चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन के तौर पर आप यहाँ कंसिडर करोगे। ए हो सकता है, ए ऑप्शन। ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यस सर। बी बी हो सकता है, क्योंकि फादर का से एक बैंड मिला और मदर से दूसरा बैंड मिल गया। सी हो सकता है, फादर से एक बैंड मिला, मदर से एक बैंड मिला, फादर से नहीं मिला। फादर से नहीं मिला, ओनली मदर। नहीं होगा सर। नहीं होगा। और डी, यस सर। यस सर। डी हो सकता है। यस यस सर। सर। देखो ये केस इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस इंटरेस्टिंग केस ये था कि इंग्लैंड में एक केस फाइल किया गया, तो उसमें फादर ने ये जो केस फाइल किया कि जो उसका 4th चाइल्ड है उसका वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो जब फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर जब एनालिसिस हुआ तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके 4 चाइल्ड हैं तो ऑल द 4 चाइल्ड और फादर और मदर सबके जो है डीएनए को सैंपल के तौर पर लिया जाता है, और सैंपल के तौर पर लेने के बाद उनकी एनालिसिस हुई तो पता चला कि फादर जिस चाइल्ड के बारे में ऑब्जेक्शन कॉज कर रहा था वो तो उसका अपना ही चाइल्ड था, लेकिन जो सेकेंड चाइल्ड था उसका नहीं था। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जिस चाइल्ड के बारे में पूछा जाए उसी के बारे में आंसर दिया जाए। तो 4th चाइल्ड के बारे में जो है क्वेश्चन किया गया था तो आंसर जो है ना 4th चाइल्ड के बारे में दिया गया। देखो each amino acyl transfer RNA synthetase is precisely able to match an amino acid with the transfer RNA containing the correct corresponding anticodon. Most organisms have the 20 different transfer RNA synthetase. However, some bacteria lack the synthetase for the charging the transfer RNA for glutamine with its cognate amino acid. How do these bacteria manage to incorporate glutamine in their protein? देखो मैंने अमीनो एसाइलेशन के प्रोसेस के दौरान 2 कंडीशन बताया था, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। यस सर। और मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड के केस में आप डायरेक्ट अमीनो एसाइलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हो, कुछ अमीनो एसिड के केस में इनडायरेक्ट पढ़ते हो। और इनडायरेक्ट है तो अगर मान लो कि सबसे पहले ग्लूटामेट को इनकॉर्पोरेट किया गया और उसको किस में चेंज किया गया, ग्लूटामाइन में। ठीक है, अब देखो आंसर क्या होना चाहिए। ये मैं टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल्स में, मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैं सी ऑप्शन को रीड कर रहा हूँ। इन दीज बैक्टीरिया अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज स्पेसिफिक फॉर ग्लूटामेट also charged transfer RNA glutamine with glutamate. A second enzyme then convert the glutamate of the charged transfer RNA to glutamine. ये सही है? यस सर। ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिप्ले करना और देखना कि इंफॉर्मेशन किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड से रिलेटेड मेंशन है। और ये जून 2016 का क्वेश्चन। As topoisomerase play
an important role during replication. A large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. Which of the following statement is not true about the topoisomerase as a potential anti-cancer drug target? Answer find out करना है कि which of the following statement not true about the topoisomerase as a potential anti-cancer drug target. तो आप देखो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. As cancer cells are rapidly growing cell, they usually contain high level of topoisomerases. Which of the following statement not true about the topoisomerase as a potential anti-cancer drug? तो अगर topoisomerase का अमाउंट अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो इस कंडीशंस में जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा जो है प्रोमोटेड होगा. और लेकिन क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एज topoisomerase play an important role during the DNA replication, a large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. तो मुझे आप बताओ, अगर ये एंजाइम अगर लार्ज अमाउंट में अगर बनना स्टार्ट होगा तो फिर इस कंडीशन में जो टारगेट ड्रग्स डेवलप किए जा रहे हैं वो इफेक्टिवली रोल प्ले करेगा? नहीं करेगा. No. The transient DNA break created by the topoisomerase are usually converted to permanent break in the genome in the presence of topoisomerase targeted drug. देखो यहाँ एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर जो है यूज करना है कि एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर कौन सा जो है स्टेटमेंट सही. Which of the following statement is not true about the topoisomerase as a potential anti-cancer drug? तो अगर मान लो कि पोटेंशियल एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. यस सर. ठीक है कि ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक created by the topoisomerase are usually converted to the permanent break in the genome in the presence of topoisomerase. क्योंकि जो topoisomerase टारगेटेड ड्रग है अगर मान लो कि वो टोपोइसोमेरेज पर एक्ट किया और वो टोपोइसोमेरेज डीएनए के एक स्टैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया बट वहां ब्रेक वाला कंडीशन रीसील नहीं हो पाया तो ऐसे कंडीशन में सेल जो है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा. तो अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज हो सकता है. एंटी कैंसर ड्रग के टारगेट के तौर पर ये यूज हो सकता है. दूसरा, एज कैंसर सेल ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर सिस्टम पाथवे they are more susceptible towards the topoisomerase targeted drug. सही है? यस सर. Yes, sir. क्योंकि जो कैंसरियस सेल्स हैं उसमें जो है डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है. तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई ड्रग अगर डिजाइन किया जाए टोपोइसोमेरेज के अगेंस्ट और टोपोइसोमेरेज की एक्टिविटी अगर सप्रेस होगी तो रिपेयर सिस्टम अफेक्टेड होगा. तो आप कहोगे कि टोपोइसोमेरेज का रोल रिपेयर सिस्टम में कहाँ से आया? देखो डीएनए रिपेयर सिस्टम के प्रोसेस के दौरान हेलिकेज का भी रोल काफी होता है, टोपोइसोमेरेज का भी रोल होता है, डीएनए पॉलीमरेज का भी रोल होता है और जो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम उनका भी रोल होता है. यस तो ये सर. drug which specifically target topoisomerase usually do not affect the normal fast growing cell. सर ये गलत है. ये गलत है कि Yes, during sir. drug which specifically target topoisomerase usually do not affect the normal fast, वो तो affect करता ही fast growing cell. Transposons can be primarily categorized into two categories, DNA transposon and retrotransposons. Given below is some information regarding the above. Eukaryotic DNA transposon excise themselves from one place in the genome and integrate into another site. ये सही है? Yes, sir. यस सर. Retrotransposon are RNA sequence that are first reverse transcript. देखो रेट्रो ट्रांसपोजोन कोई आरएनए सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ट्रांसपोजोन हो या रेट्रो ट्रांसपोजोन है तो वो डीएनए का सेगमेंट. Yes, sir. हाँ ये Yes, होता है sir. कि रेट्रो ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के दौरान जो अपना कॉपी बनाता है तो पहले आरएनए बनाता है और फिर उनसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है. तो ये इंफॉर्मेशन तो करेक्ट नहीं हो सकता. रेट्रो ट्रांसपोजोन्स मूव बाय कॉपी एंड पेस्ट mechanism via RNA intermediate. सही है? Yes, sir. As DNA transposon move by a cut and paste mechanism, they can never be increased. देखो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से अगर मूव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉपी नंबर इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि जहां से ये ट्रांसपोजोन बाहर निकला है, कट के प्रोसेस से जहां से बाहर निकला है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहां रिपेयर का जो है प्रोसेस कैसे ऑपरेट हो रहा है. यस क्योंकि अगर रिपेयर का प्रोसेस नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ कॉपी जो है इंक्रीज नहीं होगा. बट होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर से अगर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ कॉपी नंबर इंक्रीज होगा. तो ये कॉपी नंबर इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि रिपेयर का जो प्रोसेस कैसा है
जबकि यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एज डीएनए ट्रांसपोजन मूव वाया ए कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म देयर कैन नेवर बी एन इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ द ट्रांसपोजन। तो ये गलत स्टेटमेंट। मूव करूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. Some errors occur during DNA replication that are not corrected by proofreading activity of DNA polymerase. These are corrected by specialized repair pathway. Defect in the activities of some of the following enzyme impair this pathway. देखो मिसमैच रिपेयर के द्वारा वहां रिपेयर का प्रोसेस कंप्लीट होगा। Yes, sir. क्योंकि अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है और कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होने के कारण मिसमैच कंडीशन डेवलप हुआ है, तो उसे रिपेयर करने के लिए मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। और मिसमैच रिपेयर सिस्टम अगर काम कर रहा है तो कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा था? एक था मट एस, मट एल, मट एच, Yes. उसके अलावा था एक्सोन्यूक्लिएज, Yes, sir. Yes, उसके sir. अलावा था हेलिकेज, Educate. उसके अलावा था डीएनए पॉलीमरेज, उसके अलावा था लाइगेज। इतनी ही था ना एंजाइम। Yes, sir. तो मुझे बताओ पी होगा, आर होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसके अलावा आप मुझे बताओ कि एपी एंडोन्यूक्लिएज होगा? नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड, No, sir. ये बेस एक्सीजन रिपेयर के दौरान रोल प्ले करता था। और रेक ए एंड रेक एफ ये रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के दौरान रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस जो है नहीं होगा। ओके, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. जून 2016 का क्वेश्चन है। And eukaryotic cell undergoing the messenger RNA synthesis and processing was incubated with P32 labeled ATP with the label at beta position. Where do you think the radioactive isotope will appear in the mature messenger RNA? देखो मैच्योर अगर मैसेंजर आरएनए है तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसके साथ 3 फॉस्फेट लिंक्ड होते हैं और अल्फा, बीटा और गामा। इसके अलावा कोई और जो अब फॉस्फेट शो कर रहा हो वो सारे अल्फा फॉस्फेट होता है। Yes, sir. Yes, दैट इज sir. अल्फा फॉस्फेट। अगर मैं यहाँ फॉस्फेट अगर शो करूँ तो दैट शुड विद अल्फा फॉस्फेट। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। No, sir. फिर भी आप चेक करके बताओ कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। C. Sir, C. और यहाँ दिया हुआ एटीपी, तो अगर मान लो कि एटीपी अगर मान लो कि है तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में यहाँ शो कर रहा हूँ यहाँ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड अगर हो, ठीक, अगर एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड की जगह अगर ग्वानिन या साइटोसिन या यूरेसिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा तो फिर यहाँ आपको रेडियो लेवल कंडीशन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ क्या मेंशन किया गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और जहाँ लेबल्ड कंडीशन बीटा पोजीशन पे है वो एटीपी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो Yes. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट के तौर पे यूज हो वो एटीपी हो, तभी यहाँ जो है आपको बीटा पोजीशन पर लेबल्ड कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, फिर sir. भी आप इस तरह के इंफॉर्मेशन को सिर्फ आंसर फाइंड आउट नहीं करना, बाकी और जो स्टेटमेंट है उसको भी रीड करना और कोशिश ये करना कि बाकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या जो है डिफिशियंसी है जिनके कारण ये आंसर जो है नहीं हो सकता। वन ऑफ द सेलुलर इवेंट दैट टॉर टारगेट ऑफ रैपामाइसिन ए काइनेज, इसके बारे में मैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान भी जिक्र किया था। फॉस्फोराइलेशन कॉज Yes, करता है। sir. पॉजिटिवली रेगुलेट इज द रेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। टॉर रेगुलेट्स द एसोसिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ पॉलीमरेज 1 सबयूनिट, जो पॉलीमरेज 1 सबयूनिट के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनके साथ मिल करके काम करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टॉर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनके द्वारा इनके इंटरेक्शंस के आधार पर काम करता है। When TOR is inhibited by drug rapamycin, तो जब आप टॉर की एक्टिविटी को रैपामाइसिन से टारगेट करते हो तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनके साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी जो है क्या रहेगी, डाउन रहेगी। और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी अगर डाउन होगा तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस का रेट भी कम होगा। क्योंकि टॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन के कारण ही आरएनए पॉलीमरेज जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है वो एक्टिव कंडीशन जो है ना शो करता है। अब है कि ए ईस्ट स्ट्रेन इज इंजीनियर्ड विद एक्सप्रेस्ड ए फ्यूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब एक ऐसा जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन डेवलप किया गया है जिसमें टॉर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों फ्यूज्ड है। तो मुझे बताओ चाहे रैपामाइसिन प्रेजेंट हो या रैपामाइसिन एब्सेंट हो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो पाएगा? नहीं, sir. नहीं हो पाएगा। तो क्या आरएनए पॉलीमरेज जो राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है उनकी एक्टिविटी डाउन होगी? No, sir. No, sir.
नहीं होगी। तो Yes. अगर डाउन नहीं होगी तो एक्सप्रेशन का रेट ऑलमोस्ट क्या होगा, एक समान होगा। Yes, sir. ठीक है, तो एक समान आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि देखो जो बैंड की जो थिकनेस है वो एक समान है। ठीक है, Yes, sir. अब मैं ऐसा करता हूँ, दिसंबर 16 के क्वेश्चंस को मैं फिर नेक्स्ट लाइव क्लास के दौरान जो है डिस्कस करूंगा। तो यहाँ जून 2016 तक का हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Sir, या सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि जो पढ़ा है वो आ रहा है, तो मतलब सर बहुत सही है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जिस पर्टिकुलर सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो उस पर आपका फेथ हो, बाकी आप सब लोग क्वाइट मैच्योर हो यस और 6 मंथ की क्लासेज ऑलमोस्ट जो है ना होने जा रही है, तो इतनी तो एक्सपीरियंस हो ही चुकी है कि इंफॉर्मेशन क्या सही है क्या गलत है उनको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। यस Yes, sir. ठीक है, और दूसरी बात ये भी होती है कि जो 1 आवर के या 2 आवर्स की वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली जो है सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करता है, उसमें कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। कि जब 2 आवर्स की वीडियो अगर आप कवर करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आते आते एक सैचुरेशन वाले स्टेज आ जाता है, तो वहाँ आपको करना क्या है कि आप 1 आवर के लिए वीडियो को कवर करो, फिर उसको आप जो है ना पॉज कर दो, छोड़ दो, फिर सर्टेन टाइम के बाद फिर रिमेनिंग 1 आवर की वीडियो को कवर करो। क्योंकि आप एक साथ 2 आवर्स की वीडियो कवर करोगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के बाद जो है ना लगे कि सैचुरेशन हो गया, Yes. और वो इसलिए होता है क्योंकि वीडियो में कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सारी जो है जो आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ स्टूडेंट का हमेशा ये कंप्लेन होता है कि सर हम बीच बीच में जो है लॉस्ट कर जाते हैं। तो लॉस्ट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक कंटेंट को अगर आप जो है कवर कर रहे हो और बीच में कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा टॉपिक जो है हैवी लगने लगता है। तो उसको लाइट करना आप पे डिपेंड करता है। आप 1 घंटे का कवर करने के बाद ड्रॉप करता हूँ, रिमेनिंग जो है 45 मिनट्स का वीडियो बाद में कवर करूँ। ओके, यस सर। Yes, sir. एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा? एग्जामिनेशन का देखो नोटिफिकेशन तो एक तरफ से आ गया है, अब उसका जो एग्जैक्ट डेट है वो मुझे लगता है कि अगस्त या अगस्त के एंड तक जो है एग्जामिनेशन हो जानी चाहिए। और मैं लास्ट वीडियो के दौरान भी मेंशन किया था कि आप छोड़ दो कि जो अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, आप 15 अगस्त को एक टारगेट के तौर पर जो है ना आप फॉलो करो। अब ये मान के चलो कि 15 अगस्त को ये एग्जामिनेशन होने वाला है और आपका प्रिपरेशन जो है ना उसी पर्टिकुलर जो है ना डेट को माइंड में रख करके जिस स्पीड से रिवाइज करना है, जितना ब्रॉड आपको रिवाइज करना है, आप उसको फॉलो करो। यस Yes, sir. ठीक है, और ये तो माइंड में आपके बिल्कुल नहीं है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। एग्जामिनेशन होगा, ये डेफिनेट है। एग्जामिनेशन जो है अगस्त या सितंबर में होगा, ये भी डेफिनेट है। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगस्त के बिगनिंग में होगा या लेट होगा या सितंबर के बिगनिंग में होगा। तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दो, आप एक पर्टिकुलर टारगेट बना लो कि हमें 15 अगस्त को कंसीडर करके प्रिपरेशन करनी है, और कितने यूनिट्स को करना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि अब आप इस डिसीजन टेकिंग जो है ना पोजीशन में हो, और कितने यूनिट्स को जो है आप सुपरफिशियली कवर करोगे ये भी आप डिसाइड करो। ठीक है, यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.